हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक कर रहे थे उसमें जो है फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट ये है। पहले जो है मैंने एक ही पार्ट बनाया था छोटा सा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें सिर्फ हमने इतना ही जाना था कि हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातत्वविदों ने खुदाई जो की है उसमें जितनी भी चीज़ें मिली हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हड़प्पा की हड़प्पाई मोहरें। उन मोहरों पर किस चीज़ के चित्र बने हुए हैं? उन मोहरों पर ज़्यादातर जानवरों के चित्र बने हुए हैं। और अगर जानवरों में भी हम बात करें तो वृषभ नामक जानवर के चित्र सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। वृषभ को हम बैल या सांड की कैटेगरी में रख सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी में आता है। वैसे वृषभ का मतलब बैल होता है, पर इसको जो है एग्जैक्ट ऐसे फोटो नहीं है कि हम ये कह सके कि ये बैल है कि सांड है। इसके बाद था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो सबसे विकसित काल था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का था। इसको हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल कहा गया। मतलब इस टाइम पर जो है हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा फल फूल रही थी। आज हम उसमें अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो आपको बना के देती रहूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी जो है मेरे चैनल से जुड़ सकें। सेकंड जो पेज है इसमें सबसे पहले जो है कुछ डेट्स के बारे में बताया है कि जो डेट्स होती हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं। आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में ईसा पूर्व वर्ड लिखा देखा होगा या ईस्वी लिखा हुआ देखा होगा, जिसको कि इंग्लिश में बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और जिसको कि हिंदी में कहते हैं ईपू या ईसा पूर्व। देखिए, जो हम किसी भी इतिहास में जब कभी हम कोई डेट लेते हैं तो उसको जो क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह, उनका जब जन्म हुआ था तो वहाँ से हम इस डेट को मानकर चलते हैं। तो उनके जन्म से पहले की उनकी जन्म से पहले का जो इतिहास है उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, और उसके बाद वाले में हम ईस्वी लगाते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं एडी यानी कि एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स वो वाला काल जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था जिस साल। इसको कॉमन एरा CA कॉमन एरा भी कहा जाता है। इससे पहले का जो काल था उसमें हम जो है उसको 0 से आगे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि ईसा पूर्व का अगर कोई काल है तो वो जितना ज़्यादा नंबर है मतलब चीज़ उतनी ही पुरानी है, ठीक है। उसमें हम जैसे जैसे उसका काल ईसा पूर्व में कम होता है तो मतलब हम जो है नए आधुनिक चीज़ की बात करें, ना कि पुरानी चीज़ों की। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता का काल पढ़ा ना, कि जो विकसित काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। मतलब ये है कि ईसा पूर्व से जो डेट्स हैं उनकी हमें बैक काउंटिंग करनी होती है। इसके बाद है जो ये एनो डोमिनी शब्द है, ये 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। ज़्यादातर जो है अगर आपको जो है किसी चीज़ का ये नहीं पता हो कि ये वर्ड कौन सी भाषा से निकला है, तो 99% जो है हम कभी भी पढ़ेंगे कि इस शब्द को इंग्लिश में ये कहा जाता है और ये लैटिन भाषा से बना है, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म वाला साल। वहाँ से जो है सभी पूरी दुनिया का कैलेंडर जो है वो शुरू होता है, वहीं से हमारी डेट मानी जाती है। आजकल एडी की जगह पर CE मतलब कॉमन एरा या BC बिफोर क्राइस्ट ये भी कहा जाता है। BCE का प्रयोग भी किया जाता है और CE का प्रयोग भी आजकल किया जाता है। CE मतलब कॉमन एरा और BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया, यानी कि आजकल लोग जो इंग्लिश में जो डेट्स लिखी जाती हैं उसमें ये कॉमन एरा जो है वो लिखा जाने लगा है। कभी कभी अंग्रेजों के यहाँ पे BP मतलब बिफोर प्रेजेंट
बिफोर प्रेजेंट का जो है इस वर्ड का भी यूज़ करने लगे हैं। पर अगर हम अपनी हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी में अगर कोई डेट लिखी होगी तो उस पर या तो ईसा पूर्व लिखा होगा या ईसवी ही लिखा होगा। उसके बाद जो है आपको ये मैप दिया हुआ है। अक्सर मैप जो है फिल करने के लिए आता है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें जो है हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जगह कहाँ पे है। तो आपको जो ये बाउंड्री दिख रही है, ये वाली बाउंड्री, ये पाकिस्तान है हमारा, इसके इधर इंडिया है। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जिसमें कि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था, रावी नदी के तट पे। उसके बाद जो है, और जो भी इम्पोर्टेंट शहर थे स्टार्टिंग में जो है जिनकी खुदाई हुई थी, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो है, चंदूहड़ो है, ये सभी अब कहाँ पे हैं? ये सभी जो है वो पाकिस्तान में हैं। ठीक है। इसके बाद है भारत में जो है राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनवाली राजस्थान में है। बनवाली और कालीबंगा ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है ये राजस्थान में है। इसके अलावा बहुत सारे जो है स्थल हमें गुजरात से मिले हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है धोलावीरा और लोथल। हड़प्पा सभ्यता का आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबद्ध थी। कोई भी संस्कृति का मतलब ये होता है कि जब किसी क्षेत्र में सभी लोग एक जैसे रीति रिवाज, एक जैसा पहनावा, खान पान, बर्तन, कपड़े सब एक जैसा यूज करते हैं तो उसे कॉमनली हम जो है संस्कृति कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कुछ संस्कृतियां फली फूली हैं जो अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंध थी। मतलब मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और विशिष्ट मतलब विशेष, तो उनके अपने कुछ खास विशेष जो है वो बर्तन बने होते थे, कुछ खास विशेष कलर के जो है डिज़ाइन उन पे होते थे। सभी जगह पर एक ही जैसे डिज़ाइन होते थे। इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। यानी कि जो शहर होते थे वो छोटे छोटे होते थे, ज़्यादा बड़े शहर नहीं होते थे। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत भी मिले हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर चीज़ों को जलाया भी जाता था। ऐसे स्थल भी मिले जहाँ पे अग्नि के अवशेष मिले हैं। कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। मतलब क्रम भंग का मतलब ये है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पहले लोग रहे, फिर उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन थे वो सभी लोग हड़प्पा सभ्यता से ही बिलोंग करते थे। तो इसमें ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता जब शुरू हुई और जब वो अपने बिल्कुल फुल डेवलप्ड हो चुकी थी, उसके बीच में जो है उसके बीच में भी थोड़ा सा गैप था। मतलब सब कुछ कॉन्टिन्यूसली नहीं था। इधर आपको जो है ब्रैकेट में हड़प्पा सभ्यता का ये दिया गया है कि इसके कितने स्थान कहाँ से क्या मिले हैं। ये डेट, ये जो काउंटिंग है ये कभी फिक्स नहीं होती, क्योंकि हमेशा जो है नए नए स्थानों की खोज होती रहती है, नई बस्तियों की खोज होती रहती है, तो ये काउंटिंग बदलती रहती है। आरंभिक और तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ सिंध और चोलिस्तान, ये दोनों अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है। थार रेगिस्तान, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम हमेशा पढ़ते हैं ना कि थार रेगिस्तान कहाँ है, तो हम पढ़ते हैं हरियाणा, राजस्थान में है, लेकिन रेगिस्तान, थार रेगिस्तान का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी बस्तियाँ मिली हैं। कुल बस्तियों की संख्या जो है सिंध में 106 है, चोलिस्तान में 239 है। और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग है कि कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो है विकसित शहर मिले और कहाँ पे आरंभिक शहर मिले। इस तरह का क्वेश्चन कभी पेपर में कभी नहीं पूछा जाता। इसके बाद है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके का मतलब ये है कि लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, क्या काम करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी।
आप यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब लोग नगर में रहते थे और व्यापार करते थे। और जबकि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद जो वैदिक सभ्यता आती है, जिसमें कि आर्य हमारे देश में आए थे, वो वाली सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये बिल्कुल अपोजिट है। ज़्यादातर होता कैसे है कि कहीं पे कोई गाँव होता है, उसके बाद वहाँ पे शहर बन जाता है उसका धीरे धीरे। लेकिन अगर हम अपने इतिहास में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की बात करें तो पहले हड़प्पा सभ्यता पनपी थी, उसके खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता आती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के लोग ज़्यादातर कृषि और पशुपालन करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग ज़्यादातर शहरों में रहते थे और व्यापार करते थे। और न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों से व्यापार करने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। विकसित हड़प्पा सभ्यता संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल था, जब फुल डेवलपमेंट हो चुकी थी, तो वो कुछ ऐसे जगह पर भी हुई जहाँ पे आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी वो उजड़ गई थी। एक तरीके से किसी शहर का उजड़ जाना और उसका फिर से बस जाना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर कॉमन थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को का मुख्य जो भोजन था उसमें मछली बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा जलित अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। अब आप सोचेंगे कि जो पुरातत्वविद हैं उनको कैसे पता चलता है कि ये जो जमीन को खोद के जो अनाज दाने जो भी उनको मिल रहा है वो निकाल रहे हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम के ही हैं, या ये वैदिक सभ्यता के टाइम के हैं, या और पुराने हैं, या कुछ दिन पहले ही कुछ सालों पहले ही किसी ने जो है उनको जमीन में गाड़ दिया है। तो इसके लिए दो टेक्निक होती हैं बेटा। अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि वो दोनों टेक्निक समझाओ तो मैं दोनों टेक्निक को आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। एक को हम कार्बन 14 विधि कहते हैं, जिसमें कि जो चीज़ें जलाई नहीं जाती उनका लाइफ टाइम पता चल जाता है। और एक होती है जिसमें कि किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसको एक बार जलाया गया है, 2 बार जलाया गया है, या फिर वो कब जलाया गया, वो सारी चीज़ें उसमें पता चलती हैं। और इस जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुरानी वनस्पतियों का, उनको पुरावनस्पतिक कहते हैं। पुरानी जितनी भी वनस्पति की चीज़ें मिलती है वो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दानों में अब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज में क्या क्या खाते थे, हमें कौन कौन से दाने मिले हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो आदि इतिहास का हिस्सा है। उसे हम आज तक जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बहुत कुछ लिखा था, उनके लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा था उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमने हड़प्पा सभ्यता का जो भी इतिहास लिखा है वो सिर्फ हमने जो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं पुरानी, उन्हीं के बेस पर जो है अपने अपने नज़रिए से इतिहास को लिखने की कोशिश की है। तो जो भी दाने मिले हैं, जो भी अनाज मिला है खुदाई के टाइम पे, उसमें क्या क्या मिला है, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये सब चीज़ें मिली हैं। तो जितनी चीज़ें मिली हैं तो हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ये अनाज का प्रयोग करते थे। अगर आगे कभी खुदाई में कुछ और नए अनाज मिल जाएंगे तो हम उनका नाम भी जो है यहाँ पे शामिल कर लेंगे। अब है कि कोई चीज़ कहाँ से मिली है, तो बाजरे के दाने जो है वो गुजरात से मिले हैं, और बाजरे के दाने के अपेक्षाकृत चावल के दाने जो है वो कम पाए गए हैं। अब चावल के दाने कम पाने से जो है इतिहासकार क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि लोगों ने चावल जो है वो कम प्रयोग किया है। हड़प्पा के टाइम से जो है जो जानवरों की हड्डियाँ मिली उनमें कौन कौन से जानवर थे, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सब की हड्डियाँ मिली है, मतलब लोग ये सब जानवर पालते थे। फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों यानी कि जो पुराने जो है अवशेष मिलते हैं जिन प्राणियों के, जीव जंतुओं के, उनकी जो अध्ययन करते हैं उसको पूरा प्राणी विज्ञान कहते हैं, या जीव पुरातत्वविद जीवों का जो अध्ययन करते हैं द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अब क्योंकि जानवर की हड्डियां ही तो मिली हैं, अब हड्डियों से कैसे पता चलता है कि कोई जानवर पालतू था या वो जंगली जानवर था।
जब कभी हम जो है किसी जानवर को पालते हैं तो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम हमेशा उसको बांध के रखेंगे, तो उसकी एक लगातार जो है 3-4 जनरेशन के बाद उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में, और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आपने बंजारों की गाय देखी होगी राजस्थान से, ये तो हर बच्चे ने देखा हुआ होगा, कितने बड़े मोटे सींग होते हैं उन लोगों के, क्योंकि वो उनको बांध के नहीं रखते हैं, वो हमेशा जंगलों में चरते हैं, खुले में रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे घरों में जो गाय होती हैं उनके सींग देखिए आप कितने छोटे होते हैं। तो जब जानवरों के अंदर भी जो है हर एक जो लिविंग थिंग है उसके अंदर अडेप्टेशन वाली पावर होती है, जिससे कि हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारी बॉडी धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो है जानवरों का पता लगाते हैं। जीव पुरातत्वविद की जो हड्डियां मिली हैं वो जंगली जानवर की थी कि वो पालतू जानवर की थी। ज़्यादातर पालतू जानवर के दांत छोटे हो जाते हैं, सींग छोटे हो जाते हैं। जंगली जानवरों में क्या क्या मिला है? वरा यानी कि सुअर, हिरण और घड़ियाल मगरमच्छ की ही एक प्रजाति होती है, इन सब की हड्डियां मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या आखेटक फोन गिर गया था। अच्छा, तो हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे, मतलब खरीदते थे उनसे या खुद ही मार के खाते थे। इन सब चीज़ों का इतना डिटेल में हम पता नहीं लगा पाए हैं। तो मछली तो चाव से खाते ही थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। यहाँ पे जो है आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र दे रखे कि स्टार्टिंग में जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो किस जगह पर हुई थी। तो स्टार्टिंग की जो सभ्यता थी वो ज़्यादातर जो सिंधु नदी है, हमारी सिंधु नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत से और हमारे कश्मीर से होते हुए पूरे पाकिस्तान में बहते हुए लास्ट में जो है वो यहाँ गिर जाती है अरब सागर में। तो इसके आसपास जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई थी। अब हम वहाँ कृषि के बारे में जानेंगे कि कृषि में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। मतलब सिर्फ अंदाजा ही लगाया है। जैसे मान लो कुछ मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिसमें कि वो बिल्कुल ऐसी शेप में है जैसे कि कृषि के औजार होते हैं। एक जगह से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अनाज के दाने मिले हैं। उन सब से हमने अंदाज़ा लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, लेकिन स्पष्ट जानकारी जो है हमें किसी भी चीज़ की नहीं मिली हुई है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहूर्त पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं। मृण मूर्तियाँ होती है बेटा मिट्टी की मूर्ति जो बनाते हैं। अभी तो डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, मिट्टी की मूर्ति भी तो लिख सकते हैं। मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ यानी कि जो बैल होता है, वृषभ के विषय में जानकारी उनको थी। बैल तो मैंने आपको बताया है कि जो मोहर होती है उस पर सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो बैल के ही मिले हैं। और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। ये सब हमने अंदाजे लगाए हुए हैं। चोलिस्तान जो है जगह है और बनवाली जो है राजस्थान में है, सॉरी हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल जो है वो मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत मतलब खेत को जो है कल्टीवेट करना, उसमें अनाज उगाने के लिए। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, मतलब स्टार्टिंग का जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता काल है, विकसित हड़प्पा सभ्यता काल है और उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल है। आपको तीनों कालों के नाम पता होना चाहिए। तो आरंभिक वाले जो है ये जो जितना भी खेती वाला सिस्टम मिला है इसका संबंध आरंभिक हड़प्पा से माना जा रहा है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। मतलब जो है जो
खेत की प्लोइंग की जाती है उसमें जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। मतलब एक ही खेत में एक टाइम पर दो फसलें उगाए जाने का अंदाजा लगाया गया है। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है कि जो अब फसल बोई है तो कटाई भी तो करेंगे ना, तो कटाई के लिए किन औजारों का प्रयोग किया होगा ये जानने का भी प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे? फलक जो पत्थरों को काट के पतली पतली कतलें निकाली जाती हैं पत्थरों की, उसको फलक बोलते हैं। तो मतलब अंदाजा लगाया कि क्या लकड़ी के अंदर जो है, जैसे दराती, आपको पता है दराती, कस्सी, जो भी कृषि औजार होते हैं वो क्या होते हैं, लोहे की आगे की बाउंड्री उसकी लोहे की होती है, पीछे लकड़ी के का उसमें हत्था लगा होता है। तो उस टाइम लोहे की खोज तो हुई नहीं थी, तो अंदाजा लगाया कि क्या जो है जो पत्थर के फलक निकाल के उसको लकड़ी में फिट किया होगा, इस तरह के औजारों का प्रयोग किया होगा, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग किया होगा। अब अगर धातु के औजारों का प्रयोग किया होगा तो ये मान के चलना कि हड़प्पा सभ्यता में लोग कांसे का प्रयोग करते थे। उस टाइम किसी हड़प्पा सभ्यता के किसी व्यक्ति को जो है लोहे की जानकारी नहीं थी, बाकी सभी धातुओं की जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे। अर्ध शुष्क का मतलब होता है जहाँ पानी की कमी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो, थोड़ा बहुत सूखा क्षेत्र, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो क्योंकि अर्ध शुष्क है ना, अगर ऐसा एरिया होता जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी खेती करने के लिए, जैसे कि अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतगुई। शोरतगुई जो है यहाँ पे नहरों के अवशेष मिले हैं। देखो कितनी डेवलप्ड थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। हमें गर्व करना चाहिए कि हम एक ऐसी सभ्यता से बिलोंग कर रहे हैं जो कि उस जमाने में भी लोगों ने नहर भी बना रखी थी। परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं था। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। गाद मतलब जो कीचड़ होता है उससे भर गई, फिर कुओं से पानी, फिर लोग कुओं से पानी प्राप्त करने लग गए। सब हमारी कल्पनाएं हैं, हमने अंदाजा ही लगाया जैसे हमें जो भी कुछ वस्तुएं मिली हैं उनके अकॉर्डिंग। तो उससे सिंचाई का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा, आप जगह का नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा जो है गुजरात में है और यहाँ पे जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए किया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो है पानी को बचाने के लिए जो है ऐसी ऐसी तकनीकों का यूज़ किया गया था, जल संचय विधियों का यूज़ किया गया था। तो वो क्या था, धोलावीरा था। इसके बाद यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कुछ धातुओं के औजार दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, इनसे फसल कटाई की हो गई। ठीक है, वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? पुरानी वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, अनाज को जो है हाथ से ही पीसते थे। हाँ, तो अनाज पीसने के यंत्र मिले हैं। उनको मिलाने वाले, पकाने के वाले जो बर्तन होते हैं उनकी आवश्यकता थी। इन सभी पत्थरों को, या तो जो बर्तन होते हैं किस चीज़ के होते थे, पत्थर के, धातु के या मिट्टी के। आज भी ऐसा ही होता है। आजकल हम प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करने लग गए हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो उस समय जो है 3 तरह के बर्तन मिले हैं, या तो पत्थर के, या धातु, या फिर मिट्टी के बने होते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सबसे इम्पोर्टेंट शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से बताया है कि जो है मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियाँ सबसे ज़्यादा मिली हैं। सबसे ज़्यादा जो संख्या में जो चक्कियाँ मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए ये एकमात्र साधन था। और किस चीज़ से अनाज पीसेंगे भाई? उस टाइम पे कोई वैसी चक्कियाँ तो होती नहीं थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूल, कठोर
कंकरीले, अग्निज और या फिर बलुआ पत्थर जिसको हम कहेंगे, सब एक ही बात है। बलुआ पत्थर जो लाल रंग का पत्थर होता है, ताजमहल हमारा बलुआ पत्थर से ही बना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ही बनी होती थी और आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, और आपने साइंस में पढ़ा ना, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस एक ऐसे बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में या मिट्टी में, उनको जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको जमीन में सेट कर दिया जाता है ताकि वो हिले ना, और एक हिस्सा ऊपर वाला होता है, उसके बीच में अनाज डाल के चक्की को घुमाया जाता है, तो फिर उसको पीसा जाता है। अब आगे है कि चक्कियाँ भी जो है वो दो प्रकार की मिली हैं। एक वे जिन पर एक छोटा पत्थर ऊपर रख के उसको आगे पीछे चलाते थे, और निचला पत्थर खोखला हो जाता था तो उसमें धीरे धीरे जो है गड्ढा हो जाता था। और दूसरी वे है जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जो जड़ी बूटी और जो मसाले होते हैं ना सब्जी में डालने के लिए, उनको पीसने के लिए किया जाता था। तो उनको पीसने में उनका कितना यूज़ होता है, तो उनके बीच में कोई छेद नहीं मिला है, जबकि जो इनको अनाज पीसते थे तो पीसते पीसते उनके बीच में जो है गड्ढा हो जाता था। तो एक इस प्रकार की जो है चक्कियाँ मिली हैं। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। यानी कि जो ये दूसरे वाले मिले हैं ना, सालन होता है एक तरीके से, जो हम जड़ी बूटियाँ और मसाले वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं, तो वो उसको पीसने के लिए यूज़ करती तो इतिहासकारों ने नाम दे दिया उसको कि सालन पत्थर है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, रसोई में करेंगे। और आगे ये आपको चित्र दिया हुआ है उस तरह की चक्की का, और यहाँ पे जो है चित्र दिया है धोलावीरा से, जो जलाशय मिला है जहाँ पे पानी इकट्ठा करते थे, क्योंकि धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की कमी थी और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लोगों ने जल संचय को इम्पोर्टेंस दी है। और ये इधर चक्की का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो अब हम जो है आगे आपके चैप्टर में सभी जो स्थल मिले हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। मेन चैप्टर आपका वहीं से शुरू होता है, ठीक है। और जब वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।